दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। नदी हमें एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन जीवन के लिए, भारत की जानकारी के लिए, राजनीतिक जानकारी के लिए भी नदियों का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिंधु हिंद में जब बहने लगेगी तो भारत माँ के एक देशभक्त की जो अस्थियां रखी हुई हैं, जब व्यक्ति को अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके बाद जो राख बन जाती है वो एक देशभक्त की आज भी रखी हुई है कि सिंध जिस दिन हिंद में बहने लगे उस दिन वो अस्थियां उसमें बही जाएं। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं समझ रहा हूं कि कलयुग की इससे बड़ी कोई प्रतिज्ञा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिंधु नदी जो है वो कई देशों तो मतलब यहां से ये मानसरोवर से निकलती है। सिंधु नदी बहुत अहम है। ये मानसरोवर यानी तिब्बत वाले भाग से निकलती है और तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और ये आपके दमचौक में होती हुई, कहा ये दमचौक में होती हुई, और ये आपकी ये कहां चल दी, पाकिस्तान होती हुई कहां गिरती है, अरब सागर में। कहां पर गिरती है? अरब सागर में। इसीलिए नदियों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत का मैप अब जब भी देखेंगे, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर यानी हिमालय, हिमालय की तरफ जो एरिया है, जम्मू कश्मीर हिमालय। तो पश्चिम साइड जो है आपकी, पूरब पश्चिम, पश्चिम साइड ये जो आपकी है, यहां पर है अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। तो भारत की नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, और कहां गिरती हैं आपकी, और नदी इधर बंगाल की खाड़ी में। टू साइड है जहां पर जो नदियां हैं, भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां या हिमालयी नदियां, जो हिमालय से निकलती हैं वो हिमालयी नदियां मोस्टली अरब सागर में गिरती हैं, और जो निकलती हैं आपके भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से निकलती हैं वो बंगाल में गिरती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय यानी भारत से जो निकली नदियां, कुछ नदियां आपके अरब सागर में भी गिरती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। ये दो दो नदियां जो है वो अरब सागर में भी गिरती हैं। तो नदियों का जाल समझना बहुत आवश्यक है, एग्जाम के लिए भी और राजनीतिक जानकारी के लिए भी और देशभक्ति के लिए भी। देशभक्ति के लिए इसलिए क्योंकि एक देशभक्त बेटे की अस्थियां आज भी रखी हुई हैं इस आस में कि जिस दिन सिंध हिंद में बहने लगेगी, फिर मैं कह रहा हूं कि सिंधु नदी, इसे इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इंडस, INDUS, इंडस। ये जब पूरी भारत में, भारत का मतलब ये हो जाएगा कि पाकिस्तान भी ये इसमें आएगा, तिब्बत एरिया भी इसमें आएगा। जब सिंधु जो है हिंद में बहने लगेगी तब उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी और वो अस्थियां भाई जाएंगी। अब देखिए ईश्वर कब इस बात को सिद्ध करता है, इस बात को पूरा करता है कि सिंध जो है वो हिंद में बहने लगे। और एक दिन होगा, होगा जरूर, क्योंकि जब भी कोई प्रतिज्ञा की जाती है तो शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां भी मदद करती हैं। जैसे हम भी अगर दृढ़ कर लें कि हमें ये परीक्षा पास करनी है या हमें ये काम करना है, तो आपका मन जब तैयार हो जाता है ना, तो ईश्वरीय शक्तियां भी आपकी सपोर्ट करती हैं। बस मन तैयार हो जाए। मन तो चोर लफंगों का भी तैयार होता है, बोले कि साहब इस दुकान को रात को चोरी करनी है, इस दुकान में। तो शक्तियां है ये, अब मर्जी आपकी, नकारात्मक ले जाओगे या सकारात्मक। चोर का मन है वो नकारात्मक ले गया, बोले कि इस दुकान का ताला तोड़ना है। अब रात को वो अपने आता है, ताला तोड़ता है, वो बात अलग है कि उधर पुलिस या और समाज के लोग हैं, उनकी शक्तियां लग जाए उसे पकड़ने में। अब शक्तियों में टकराव होता है, जो हैवी पड़ जाती है। चोर को अगर शक्तियों का सदुपयोग करते हुए, ज्यादा उपयोग करते हुए, सदुपयोग तो नहीं, ज्यादा उपयोग करते हुए अगर जल्दबाजी करके अपना चोरी कर लेता है तो वो वहां पर प्रयोग कर लिया शक्तियों का। और अगर पुलिस ने सक्रियता दिखा दी, समाज के लोगों ने सक्रियता दिखा दी, तो वो उस चोर को पकड़ लेती है। तो अब चलते हैं यहां से। सबसे पहले बात हम करेंगे सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो है आपकी मानसरोवर से निकलती है और ये आपके जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र होते हुए और पाकिस्तान में होते हुए कहां गिरती है? अरब सागर में। कहां गिरती है? अरब सागर में। सिंधु नदी ये अहम
नदी है, ये मानसरोवर से निकलती है, ये चली, ये चलिए आप, ये आपकी सिंधु नदी। हो सकता है कि मैप में ऊपर नीचे अगर हो गई हो थोड़ी बहुत, तो मानसरोवर नदी जो मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी, जिसे इंडस कहते हैं। एक्चुअल में मुझे जो लेसन तैयार करना था या टॉपिक तैयार करना, वो सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता। जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा तो उससे पहले जरूरी है कि नदी, सिंधु नदी के बारे में भी पढ़ लिया जाए। तो जो ये नदी है आपकी, जो कहां गिरती है, अरब सागर में। अब जो कभी कभी कंफ्यूज होता है कि ये नदी इधर गिरती है या इधर गिरती है। हमें जैसे मैप में देखा कि सिंधु नदी इधर गिरी या इधर गिरी, तो आप याद रखिए पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा है। वो एक फिल्म में डायलॉग है गदर में कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो पहले तो ये कि भारत जो है, भारत का हिस्सा कौन सा है, पाकिस्तान। तो हमेशा जो झूठन जाएगा, पानी जाएगा, यानी प्रयोग किया हुआ पानी जाएगा, वो हमेशा बेटे की तरफ जाएगा। बाप तो शहंशाह होता है ना, कौन होता है, शहंशाह। तो झूठन पानी किधर जा रहा है, यहाँ पर शेर पानी पिएगा तो किधर आएगा झूठन, इधर आएगा पाकिस्तान की। जीव जंतु भी पानी झूठा पिएंगे। तो इसीलिए ये नदी जब भी गिरेगी पाकिस्तान की तरफ जाते हुए, सिंधु नदी जो है, सिंधु का ये जो आपकी जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये नदियां अरब सागर में जाके गिरती हैं और मोस्टली पाकिस्तान में होते हुए गिरती हैं। केवल ब्यास नदी भारत से ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। किस में मिल जाती है, सतलुज में। सतलुज नदी में ब्यास नदी मिल जाती है। देखो एक क्रम याद रखना है आपको, 5 नदियां, सिंधु अलग है, जो ये नदियां हैं आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और ये सतलुज। सतलुज नदी, ये 5 नदियां जिनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो क्रम याद होना चाहिए इन 5 का। जैसे देखो मैंने एक क्रम बनाया है, JCRBS, यानी कि जोकर। पत्ते खेले होंगे आपने, ताश के पत्ते खेले होंगे, उसमें जोकर होता है। जोकर नहीं होता तो सर्कस में याद रखना जोकर होता है। तो जोकर जो होता है उसको जे से जोकर, जे के बनता है लेकिन सी, सी ले लीजिए आप, जोकर आर, और बोस, जोकर बोस। जोकर जो होता है वो जोकरों का बॉस होता है। तो जे से झेलम, सी से चिनार, ये लेकिन नदियां याद रखना ये ऊपर से नीचे, यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये क्रम जो है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की तरफ है। जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास और एस से सतलज। क्रम याद रखना है आपको, जिससे कि आप उस क्रम में याद होगा तो क्वेश्चन अगर किसी भी तरीका से आ जाए तो आप बता सको कि उत्तर में कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, मध्य में कौन सी है। मध्य में आपको बताऊं रावी नदी आती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं झेलम नदी की। सबसे पहले ऊपर, यानी कि अगर हम ये आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ क्रम लेंगे नक्शे के हिसाब से, तो सबसे पहले देखो ये तो नील नदी, सिंधु नदी है ही है, सॉरी सिंधु नदी, ये तो सिंधु नदी है ही है। इसके अलावा जो 5 नदियां हैं, उन नदियों की अगर हम बात करें तो आपकी पहली आती है झेलम। सबसे पहले आती है झेलम। झेलम आपको बताऊं ये निकलती है शेषनाग झील से, हिमाचल प्रदेश के शेषनाग झील से ये निकलती है। कहां से निकलती है, शेषनाग। झेलम जो है वो पहली, यानी कि अपर साइड की जो नदी है झेलम, वो आपकी निकलती है शेषनाग से। कहां से निकलती है, शेषनाग से। ये नदी यहां पे देखियो शेषनाग से निकली और ये जम्मू कश्मीर और ये क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान में जाके झुंग नामक स्थान पर, किसमें, झुंग नामक स्थान पर किसमें मिलती है, चिनाब में। जो यहां से नदियां निकलती हैं, क्योंकि चिनाब में नदी ज्यादा मिल रही है इसलिए झेलम तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन चिनाब जो है उसे हम यहाँ पर मुख्य मान लेते हैं हम इन 5 में। क्यों, क्योंकि चिनाब में नदी और नदी आके मिली। तो झेलम ये यहां से निकली शेषनाग से, और शेषनाग से निकलते हुए पाकिस्तान में झुंग नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, चिनाब में। चिनाब नदी,
चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है। कहां से? बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा से ये निकलती है और ये चिनाब नदी चलते हुए कहां पहुंचती है? ये आई देखो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहां पर झेलम नदी मिली जो ऊपर से आ रही थी। पहले नंबर की नदी किसमें मिली? दूसरे नंबर की में। किसमें? चिनाब में। चिनाब में कहां पर? पाकिस्तान के झुंग नामक स्थान पर। और ये नदी मैं बताऊं कि चिनाब नदी को अगर हम समझे तो यहां से निकली, बारालाचा दर्रा से निकली, और ये चिनाब जो है आगे चल के पाकिस्तान होते हुए ये है बहावलपुर, बहावलपुर से निकलते हुए मिष्ठान कोट पर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? सिंधु नदी में। सिंधु नदी में, क्योंकि ये जो 5 नदियां हैं इसमें सबसे बड़ी नदी इन 5 की लंबाई का दी गया है तो चिनाब जो है वो 1800 किमी की है। कितने की? 1800। ये बड़ी नदी है, इसी को हम बेस बनाते हुए हम समझते हैं। चिनाब नदी यहां से निकलती है बारालाचा दर्रा से, और निकलते हुए पाकिस्तान होते हुए और ये आगे होते हुए जाके ये मिलती है मिष्ठान कोट में। किसमें? सिंधु नदी में। इंडस सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, और सिंधु नदी में मिलने के बाद वो नदी आगे जो पानी जाकर अरब सागर में गिरता है। किसमें? अरब सागर में। इसकी लंबाई क्योंकि अधिक है तो इसको बेस बनाते हैं। इससे पहले जो है झेलम यहां से निकलती है और वो आके पाकिस्तान में कहा मिलती है? झुंग नामक स्थान पर। कहां पर? झुंग नामक स्थान पर पाकिस्तान में ये जो है झेलम जो है वो चिनाब में मिल जाती है। अब आइए तीसरी नदी। तीसरी नदी आपका निकलती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से? रोहतांग दर्रे से। कौन सी? रावी नदी। तीसरी नदी मैंने कहा ना, जो जोकर बॉस, तो झेलम, चिनाब, आर माने रावी। इसकी लंबाई 720 किमी है। कितनी? 720। तो ये लिखा भी है मैंने, 720 किमी। ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। देखो मैप में हो सकता है ऊपर नीचे लिख दी हो, लेकिन ये जो आप समझ लें कि रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये रावी निकलते हुए ये आते हुए ये इसमें मिल जाती है। किसमें? चिनाब में। ये मिलती है चिनाब में। ये भी देखो चिनाब में आके मिल गई। झेलम भी चिनाब में आके मिली झुंग नामक स्थान पर। उसके बाद ये रावी निकली तीसरे नंबर की, ये भी आखिर किसमें मिली? ये मिली चिनाब में। क्योंकि मैंने बताया ना चिनाब को हम बेस बना लेते हैं, बड़ी नदी है इस वजह से। चिनाब में आके ये नदी मिलती है, झेलम मिलती है, रावी मिलती है। चिनाब नदी में झेलम, रावी, सतलज नदी मिलती है, और सतलज में ब्यास इस प्रकार पंचनद बसता है। देखो 3 नदियां हो गई। 3 के बाद जो है आपका ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। कौन सी? ब्यास नदी। और ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकल के भारत से निकली और भारत में ही समापन किसमें? सतलज में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। भारत से निकलकर ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलकर सतलुज में मिल जाती है, जो कि सतलज नदी जो जाकर आगे भी ये आपका सतलज नदी यहाँ पर ये मिलती है। ये आपका ये गई चिनाब में। चिनाब में जाके सतलज नदी जो है चिनाब में जाके मिल जाती है। यह है बहावलपुर पर। बहावलपुर पर जाकर ये भी किसमें मिल जाती है? चिनाब में। देखो चिनाब हमने मुख्य बनाया क्योंकि बड़ी नदी है, 1800 किलोमीटर की है। सतलज नदी जो है वो 1050 किमी की है, लगभग 1050, 1050। तो ये भी किसमें मिलती है? ये भी जाके चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब नदी किसमें मिल जाती है? आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। कहां पर? मिठान कोट पर। और मिठान कोट पर मिलने के बाद आगे जाकर सिंधु नदी में, सिंधु नदी और ये आपका चिनाब नदी का पानी, यानी 5 नदियों का पानी किसमें आता है? चिनाब में आता है। चिनाब जो है, चिनाब नदी बाद में मिल जाती है 5 नदी के साथ। किसमें? ये आपके सिंधु घाटी, सिंधु में। सिंधु में जब मिल जाती है तो सिंधु नदी और इनका पानी किसमें चला जाता है? अरब सागर में। ये सिस्टम है, समझना आवश्यक है। ये जो है आपकी सतलज, मैंने बताया ना सतलज,
ये राक्षस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। और राक्षस ताल से निकलने के बाद ये नदी जो है वो आके किस में मिलती है? चिनाब नदी में। और चिनाब नदी जो है बाद में जाके किस मिल जाती है? सिंधु नदी में। ये जाल समझना आवश्यक है। फिर समझिए कि इसमें हमने मुख्य मानी चिनाब। चिनाब जो निकली 12 लाचा दर्रे से, ये गई चिनाब नदी जो है, ठीक है। चिनाब नदी जो जाके मिली किसमें? सिंधु नदी में। किसमें मिली? सिंधु नदी में। कौन सी? चिनाब। अब चिनाब में बाकी नदी मिली है, वो कैसे? देखो, झेलम निकली है शेषनाग से, और ये पाकिस्तान में झुंग नामक स्थान पर इसमें मिल गई चिनाब में। फिर उसके बाद रावी निकली, रावी जाके ये आगे आगे फिर ये मिल गई किसमें? चिनाब में। और उसके बाद ये सतलज निकली राक्षस ताल से, ये भी किसमें जाके मिली? चिनाब में। कहा? बहावलपुर में। और एक नदी जो निकली ब्यास नदी, वो भी इसमें आगे किसमें मिल गई? सतलज में। सतलज में जब ब्यास नदी मिल गई तो इसका पानी एक हो गया, और ये भी जाके कहा मिला? बहावलपुर में जाके चिनाब नदी मिल गया। और चिनाब नदी जब सबका पानी ले जाके किसमें डाल दिया? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी ने पूरा पानी ले जाकर कहां डाल दिया? अरब सागर में। इस प्रकार इन पांचों नदियों का जो सिस्टम बनता है। और आपको ये क्रम याद रखना है कि पहले झेलम, झेलम से ऊपर जो है सिंधु नदी, इसे हम अलग मानते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी जो है मानसरोवर से निकलती है, ये 5 नदियों से अलग है। हम 5 नदियों की अगर बात करें तो 5 नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 नदी बनती हैं। जोकर बोस, जोकर झेलम, सी से चिनाब, रा से रावी, ब्यास से बी से ब्यास, और ऐसे सतलज। अब हम बात करते और नदियों की, लेकिन उससे पहले ये जो 5 नदी हैं, इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई। जल संधि कब हुई? 1960 में। 1960 19 सितंबर यानी 90 महीने में, 90 महीने में एक जल संधि हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति खान अयूब खान और किसके बीच? जवाहरलाल नेहरू के बीच। ये दोनों के बीच जल संधि हुई। सिंधु झेलम, क्योंकि इसे मिला के 6 हो गई, 3 पाकिस्तान पर अधिकार में नहीं और 3 भारत के में। वो कैसे? कि 3 जो सिंधु चिनाब झेलम, ऊपर की 3 सिंधु, ये वाली 1 2 और ये सिंधु चिनाब झेलम, ये तीनों जो है सिंधु झेलम और चिनाब, इसका क्या संधि हुई कि 20% सिंधु चिनाब इन तीनों का पानी भारत मात्र 20% प्रयोग कर सकता है। कितना? 20%। इन 3 जो नदियां, उसका केवल 20% भारत प्रयोग करेगा, और 80% कौन करेगा? पाकिस्तान। 80% पानी कौन प्रयोग करेगा? पाकिस्तान। और 3 नदियां जो नीचे की 3 नदियां, क्योंकि वो तो मोस्टली भारत पे ही बह रही हैं, कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ये किसे? भारत के अंतर्गत रहेंगी, और इनका 80% पानी जो है वो भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। जो ऊपर की जो नदियां हैं 3, उसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा, भारत उसका केवल 20% प्रयोग करेगा। कितना? 20%, 20%। ठीक है। इन 5 नदियों में मैं पहले ही बता दिया कि चिनाब नदी में झेलम, रावी और सतलज नदी मिलती हैं, और सतलज में ब्यास नदी मिलती है। इस प्रकार पंचनद बजता है। ब्यास नदी भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सतलुज में मिल जाती है। ब्यास कुंड से निकलती है और सतलुज में मिल जाती है, यानी वो भारत से निकली और भारत में ही समाप्त हो गई। जल संधि मैंने बता दिया कि 3 नदी जो ऊपर की हैं, चिनाब झेलम और सिंधु झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी जो है पाकिस्तान प्रयोग करेगा,
जल संधि 1960 के अंतर्गत, जो कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुई, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री। मानव निर्मित शहर इंदिरा नहर जो राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है, इसको पानी सतलुज नदी किससे मिलता है? तो राजस्थान में जो पानी की पूर्ति होती है वो होती है मानव निर्मित एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा नहर। उसको जो पानी मिलता है वो आपको इस वाली सतलुज नदी से मिलता है। कौन सी नहर? इंदिरा नहर। इंदिरा, ये राजस्थान के लिए जो ज्यादा आपूर्ति करती है वो किससे मिलता है? सतलुज से। अब आते हैं सबसे लंबी, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर ये बात आए तो आपको बता दूं, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो गंगोत्री से निकली, भारत से निकली, और उसकी लंबाई जो है वो आपकी है 2525 किलोमीटर लगभग। भारत की सबसे लंबी नदी अगर आए तो कौन सी है? गंगा नदी। लेकिन अगर भारत की चौड़ी नदी आए, चौड़ी अगर नदी आती है ना, तो वहां पर होती है ब्रह्मपुत्र। क्योंकि भारत में जो बह रही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का निकासी है आपका मानसरोवर के पास से होता है। सही है, तिब्बत का भाग जो है मानसरोवर के पास से होता है, वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, उसकी लंबाई अधिक है, 2900 है, लेकिन गंगा जो है उसकी 2525 है, ब्रह्मपुत्र की 2500। लेकिन भारत की अगर नदी पूछी जाए, प्रादीपी नदी पूछी जाए, प्रादीपी मतलब भारत से निकली हुई, वहां पर गंगा नदी सबसे लंबी है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन वो निकलती है मानसरोवर तिब्बत के पास से। अगर चौड़ी नदी की बात है, चौड़ी में हम गंगा को नहीं लेंगे, हम चौड़ी में लेंगे ब्रह्मपुत्र को। भले वो निकली कहीं से हो, लेकिन वो भारत में रही है, भारत में उसकी चौड़ाई जो है, यानी भारत में बहते हुए उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, और चौड़ी नदी की अगर बात की जाए तो चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे बड़ा बांध भाखड़ नागल बांध कौन सा? भांगड़ा नागल बांध। सबसे बड़ा अगर बांध की बात है तो भागड़ नागल बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। अब आते हैं अन्य नदी के बारे में। देखो, यह है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। यहां से तीन नदी निकली, तीन नदी निकली। कौन सी? नर्मदा। देखो, मोस्टली तो नदी जो है यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। जो ये निकली, देखो गंगा निकली, जमुना जो जमुना जो है गंगा में जाके संगम पर मिली बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये जो नदी है अमरकंटक से निकली, नर्मदा। नर्मदा जो है आपकी अरब सागर की तरफ जाती है। किसकी तरफ? अरब सागर की तरफ। इधर नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकली है, मध्य प्रदेश से, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। उसके बाद पढ़ते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी के बाद एक और नदी आती है जो कि अरब सागर में आती है, ताप्ती। देखो, ये क्वेश्चन बनता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियां किन के बीच है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच। किसके? नर्मदा और ताप्ती के बीच। ये भी जो है बैतूल जिला के मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है, मुल्ताई। मुल्ताई जिला जो है बैतूल जगह से निकलती है, और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अब दो नदी जो यहाँ अहम है वो है गंगा नदी और यमुना। गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाकर गिरती है, यानी इसका पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। और यही जमुनोत्री से निकली जमुना, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखो याद रखना, जमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की अगर कोई नदी पूछे, गंगा में और नदियां भी मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात हो तो वहां पर यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इस समय प्रयागराज।
प्रयागराज यानी संगम पर जाकर, जो संगम पर जाकर ये मिलती है। कहां पर? संगम। संगम मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद। उसमें मिल जाने के बाद ये पानी आगे चलता है, और ये जब बांग्लादेश में पहुंचता है तो ये गंगा का नाम वो पड़ जाता है पद्मा। क्या पड़ जाता है? पद्मा। और अब सुनिए, ये तो कुछ समझना, जमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, और ये पानी गंगा में मिलने के बाद ये आगे चलता है, वहां पर गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मानसरोवर के पास से निकलती है। जब वो बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है यमुना। किसका? यमुना हो जाता है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। देखो यमुना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये तो सहायक नदी है, यहां पर मिल गई गंगा में, बात खत्म हो गई। लेकिन ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है यमुना, और गंगा का नाम होता है पद्मा। पद्मा होता है गंगा का नाम, और यमुना, यमुना होता है ब्रह्मपुत्र का, जो कि तिब्बत के पास मानसरोवर के पास से निकलती है। और जब ये जाकर दोनों मिलती हैं तो हो जाती है मेघना। क्या हो जाती है? मेघना। दोनों मिलती हैं, क्या हो जाती है? मेघना। और ये जब दोनों मिल जाती हैं तो आगे जाके कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। मैंने बताया ना, देखो अरब सागर, हिंद सागर नीचे, और ये ऊपर इधर है आपका पूर्वी साहब बंगाल की खाड़ी। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। इस प्रकार ये जो बेसिक है, बेस है जो नदियों का, वो जानना जरूरी है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता हो या भूगोल हो, मानव भूगोल हो, उसको समझने के लिए नदियों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नदियों के आधार ही पर जीवन चलता है। आपने देखा होगा जहां पर नदियां निकलती हैं वहां पर मानव बसावट जो है वो अधिक होती है। गंगा नदी जो है आपका बिहार में होती हुई आगे बांग्लादेश को पहुंचती है, और बांग्लादेश में जाके ये पद्मा हो जाती है, और पद्मा जो है आगे जाके मेघना में मिलती है। मेघना हो जाती है। मेघना कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिलती है तो मेघना हो जाती है, और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब आइए गोदावरी। गोदावरी जो नदी है, गोदावरी भी अहम है, दक्षिण की गंगा है, दक्षिण की बड़ी नदी है। दक्षिण की गंगा नदी या दक्षिण की बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये निकलती है त्रयंकेश्वर से। क्या? त्रयंकवेश्वर से निकलती है, नासिक के पास से। कहां से? नासिक के पास से ये नदी निकलती है। कौन सी? गोदावरी। त्रयंकवेश्वर, त्रयंकवेश्वर से निकलने के बाद नासिक के पास से निकलती है। नासिक जो है महाराष्ट्र में, नासिक के पास से निकलती है ये त्रयंकवेश्वर से, और गोदावरी आगे जाके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। केवल दो नदियां हैं, जो नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। इसी प्रकार महाबलेश्वर जो है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, और ये भी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आती है कर्नाटका से निकली कावेरी। कावेरी जो है कर्नाटका से निकलती है और कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो ये क्रम देखो, ये क्रम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सहायता देंगे, राजनीतिक बातों को समझने में सहायता देंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में नदियों का जाल, नदियों ईश्वर की देन, उत्तर की तरफ गंगा, दक्षिण की तरफ गोदावरी, और अनंत पानी लिए हुए इस देश का कल्याण कर रही हैं। लोग छोटे से कुएं पर, जमजम का पानी आपने सुना होगा, मक्का में जमजम का पानी जो है वो एकमात्र कुआं टाइप है, और वो मानव कल्याण के लिए अच्छा पानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी कैसा है, अच्छा है, लोगों की श्रद्धा है, लेकिन ईश्वर ने मक्का में एक कुआं दिया, मात्र एक कुआं टाइप। लेकिन भारत में, क्योंकि ये देवभूमि है, यहां देवों ने इस भूमि के लिए स्वयं गंगा दी। कितनी बड़ी बात है।
उत्तर में गंगा दी, दक्षिण में गोदावरी दी, पवित्र नदियां दी। आपको तो इतना बड़ा भंडार मिला कि आप उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। जैसे गरीब के बच्चे होते हैं जहां पैसे का अभाव हो, वो बेचारे एक एक चम्मच के दूध के लिए तरसते हैं कि दूध मिल जाए। लेकिन जिसके यहाँ 20-20 भैंस होती है ना, कृषि होती है, वो दूध पीते भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा मिल गया। ज्यादा मिलना भी तो नुकसानदायक होता है, लेकिन ये देवभूमि है, इसीलिए देवताओं ने यहाँ पर इतना दिया कि कभी भी यहाँ की प्रजा को किसी अभाव का सामना ना करना पड़े। तो मैं समझ रहा हूं कि यहां पर क्लियर है। आपको याद रखना है, क्रम याद रखना है, जोकर बोस, ठीक है। जल संधि 1960। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर इसमें कोई और मुझे आगे बढ़ाना हो, कोई चीज या कोई सब्जेक्ट ऐसा हो, जो टॉपिक हो जो छूट गया हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। इसीलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।